स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, बागेश्वर में खड़िया खनन पर लगी रोक पर खनन कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वापस सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा और 5 कारोबारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में खनन पर रोक लगा दी थी और सभी खनन कारोबारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। वहीं हाईकोर्ट ने मुआवजा राशि खनन कारोबारियों से ही वसूलने के निर्देश दिए। हालांकि इस आदेश को 5 खनन कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ खनन की अनुमति मांगी थी। और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये पाया है कि ऑलरेडी हाईकोर्ट ने उनको नोटिस जारी किए हुए हैं और अंतरिम आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट में उनके पास रेमेडी है, वो जाएं अपना पक्ष वहाँ पर रखें। और कोर्ट ने जब कोई राहत देने से इनकार कर दिया तो याचिकाएँ विड्रॉ कर ली गई और डिसमिस एज विड्रॉन हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। आज सीएम धामी ने पड़पड़गंज में बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी के पक्ष में प्रचार किया। सीएम धामी ने कहा, इस बार दिल्ली में बीजेपी की आंधी चल रही है, बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम ने कहा, आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को अपनी हार दिखने लग गई है और इसीलिए तो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट को छोड़कर भाग गए। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, लेकिन दिल्ली का विकास रुक गया क्योंकि यहाँ पर आपदा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम धामी ने दोहराया कि अब की बार आपदा को हटाना होगा, बीजेपी की सरकार लानी होगी। जो पिछली बार कमी और कसक रह गई थी उसे अब की बार पूरा करना होगा। इतनी बड़ी सभा और इतना बड़ा जोश देखकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार यहाँ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग इस बार रवि को भारी बहुमत से जिताकर जनता की आवाज दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में अभी इन्होंने बताया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो शराब घोटाले में केजरीवाल जी के नहीं, फर्जीवाल जी के जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया को ऐसी टक्कर दी थी कि सच में उनको सर्दियों के दिनों में भी पानी पीने पर मजबूर हो गए और पसीने आ गए थे। थोड़ी सी कसर रह गई थी पिछली बार। इस बार मुझे लगता है कि वो कसर आप लोग पूरी कर देंगे ना, कर देंगे सब लोग कसर पूरी। और ये बात मुझे ही नहीं, ये बात मनीष सिसोदिया उनको भी पता थी कि इस बार आप लोग ये कसर पूरी करने वाले हैं, इसीलिए वो इस सीट छोड़ के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में शामिल होकर कांग्रेस नेता हरीश रावत खुश हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा, 3 दिन प्रचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिल्ली में मोहल्ला लेवल पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस कार्यकर्ता सत्ता वापस लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से कह रहे हैं, हमें फिर आजमाओ। और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के सीनियर नेता है, लेकिन जो अपने राज्य में रिजल्ट नहीं दे पाए वो दूसरे राज्य में क्या रिजल्ट देंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली में भी हरीश रावत बीजेपी की मदद करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी नेता ने को दिल्ली बुलाया होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने राज्य में कोई अच्छा रिजल्ट अपने दल को न दे सके उसके दूसरे राज्य में क्या भूमिका हो सकती है। दिल्ली में तो कांग्रेस वैसे भी समाप्ति की ओर है और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हरीश रावत जी अब जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं,
पब्लिक के बीच में उनको ना पब्लिक मिलती ना बोलने के उनको कोई बिंदु होते हैं। अल्मोड़ा के खकमरा कोट वार्ड में कल यानी शुक्रवार को फिर से नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि फाइल मिलाने के दौरान गड़बड़ी हुई थी, इसके चलते पार्षद प्रत्याशी को लेकर कल फिर से मतदान किया जाएगा। वार्ड में कुल 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और कल ही कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना भी की जाएगी। एक फरवरी को देश का बजट संसद में रखा जाएगा, पर उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा, इसको लेकर इस बार भी कंफ्यूजन की स्थिति है। अब क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। फरवरी में बजट सत्र होना है, लेकिन इस बार का सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में, इसको लेकर अभी से कंफ्यूजन है। सरकार के संकल्प के मुताबिक बजट सत्र गैरसैंण में तय होने की बात हुई। पिछले साल लोकसभा चुनाव के चलते गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हुआ, तो इस बार गैरसैंण विधानसभा बिल्डिंग में काम के चलते वहां सत्र होने की संभावना कम है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वो खुद चाहते हैं कि सत्र गैरसैंण में हो, लेकिन आखिरी फैसला स्पीकर रितु खंडूरी के रुख के बाद ही हो पाएगा। मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि ये गैरसैंण में हो, लेकिन जैसा मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वहां पे कुछ काम चल रहा है। हालांकि अभी भी मेरा मन भी है कि हम गैरसैंण में ही करें, यदि उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी तो गैरसैंण में करने का हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है। लेकिन अंतोगत्वा फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्णय भी इसमें हम लोग उनकी भी जो क्या है वहां की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए फिर अगला निर्णय लेंगे। सरकार का रुख संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कर दिया। अब देखना होगा कि स्पीकर रितु खंडूरी क्या फैसला लेती है। वहीं गैरसैंण को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस का कहना है कि ये काम सरकार और स्पीकर का है, जहां सत्र करेंगे वहां जाएंगे। सत्र कहाँ करे ये स्पीकर और सरकार का विषय है। वो जहां भी सत्र करेंगे कांग्रेस सत्र में वहां जाएगी और सरकार को घेरने का काम। कांग्रेस के रुख से जो है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो शायद जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से संचालित होती। हमारे रुख से कोई फर्क ना तो स्पीकर को पड़ता है ना सरकार को पड़ता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव वजह था, पर इस बार गैरसैंण में सत्र न करने की कोई वजह सरकार के सामने नहीं है और सत्र न होने पर जाहिर है ये सियासी मुद्दा भी बनेगा। ऐसे में सत्र गैरसैंण में हो या नहीं, ये स्पीकर का फैसला तय करेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। नैनीताल में अवैध तौर पर लग रही रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर पालिका ने 48 स्थानीय दुकानदारों को ही रेहड़ी पटरी में दुकान लगाने की अनुमति दी। साथ ही जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इसके बाद भी कोई अवैध रूप से दुकानों का संचालन करता पाया गया, उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है 48 दुकानदारों ने ही अपना सत्यापन कराया था, बाकी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां थी जिसके लिए उन्हें समय दिया गया। जैसे ही सभी कागजात वेरीफाई हो जाएंगे उन्हें दुकानें दी जाएंगी। नगर पालिका द्वारा गुरुवार को की जा रही कार्रवाई का विरोध भी हुआ, लेकिन इसको लेकर प्रशासन ने भारी पुलिस बल को भी तैनात किया हुआ था। उन 48 लोगों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है बैठने की। इसके अलावा अन्य जो फड़ व्यवसायी हैं वो यहाँ पर नहीं लगाएंगे फड़। तो जो 48 हैं उनकी लिस्ट हमारे पास है, जिसमें पहला नाम है अतहर अली। अतहर अली नंबर संख्या 1 पर जो हमारा फड़ संख्या डला हुआ है वहाँ पर एक सत्यापन की ड्राइव भी चलाई गई थी। उसमें कुछ 48 लोगों ने सत्यापन कराया, बाकी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। किसी के कुछ डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है, उनको समय दिया गया है कि आप अपनी कमियों को पूर्ण करें। जैसे जैसे लोगों का सत्यापन होता जाएगा वैसे ही वैसे हम जगह चिन्हित करके उनको बिठाते जाएंगे। इसके संबंध में ही संपूर्ण कार्रवाई की गई। नैनीताल बलिया नाले का प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी हुई है। पहले 177 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, इसके बाद अब 150 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए शासन स्तर को भेज दिया गया है। नैनीताल डीएम ने गुरुवार को बलिया नाले का निरीक्षण किया और काम वाले इलाके में पानी छोड़ने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिन स्कूलों का निर्माण किया जाना है उनकी एनओसी मिल गई है और विस्थापन के लिए 3 स्थानों को चिन्हित भी किया गया।
साथ में अभी काम थोड़ा सा स्लो था कुछ एरियाज में, तो उसको हमने विभाग को स्पीड अप करने के लिए कहा है। और जो बचे हुए कार्य हैं जो पूर्व से स्वीकृत हैं, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराया जाना है, वहां पर थोड़ा मैन पावर बढ़ाकर उनको मॉनसून से पहले फिनिश करेंगे। इसके साथ जो विद्यालय का निर्माण होना है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन का ट्रीटमेंट कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। गंगोत्री हाईवे पर रतूड़ी सेरा और बंदरकोट के पास, यमुनोत्री हाईवे पर धरासू के पास भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्य पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, लेकिन कार्य के दौरान कई बार सड़कों को बंद किया जा रहा है, जिसमें कभी कभी लंबा जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोटद्वार में यमकेश्वर में दुगड्डा आमसौड़ गांव में जंगली हाथी आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन गांव में धमक रहा हाथी किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहा है। गांव के आसपास के इलाकों में हाथियों की दहशत है। एलिफेंट कॉरिडोर से लगे आमसौड़ गांव में किसानों का खेती करना मुश्किल हो रहा है, जबकि हर वक्त जान माल का भी खतरा है। ग्रामीणों की मांग है इसके लिए फॉरेस्ट की गश्त के साथ ही हाथी सुरक्षा दीवार बनाई जाए। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों का गढ़ है। यहां औसतन दुनिया के सबसे ज्यादा बाघ हैं, लेकिन इन बाघों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फ्रंटलाइन स्टाफ तक मौजूद नहीं है, जो कि चिंताजनक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के लिए देश दुनिया में मशहूर है, जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन इन बाघों की सुरक्षा के लिए मैन पावर कम है। यहाँ फ्रंट लाइन स्टाफ की कमी है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी हैरत से कम नहीं है। संवेदनशील क्षेत्र यूँ रहता है क्योंकि ये कॉर्बेट और उसके साथ साथ जो अदर डिविजन्स हैं उसमें जानवरों का काफी आवागमन रहता है, और ये क्षेत्र जो है आम जन भी यहाँ पर काफी गुजरते हैं। वन्यजीव और मानव टकराव की संभावना भी रहती है। साथ ही साथ कई दफे कुछ देखा गया कि असामाजिक तत्व जंगलों में घुस जाते हैं, या फिर कई दफे तस्करों का भी खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सरकार को पद सृजित किए जाने चाहिए। इन पर जो फॉरेस्ट गार्ड्स हों या फॉरेस्ट हों, फील्ड कर्मियों की तैनाती जो है शीघ्र की जानी चाहिए। कॉर्बेट में फॉरेस्ट गार्ड के 217 पद हैं, लेकिन इन पदों पर केवल 156 लोग ही तैनात हैं। साफ है कि 61 पद खाली पड़े हैं। वहीं फॉरेस्टर के भी 65 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ 12 पद खाली हैं। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन इसकी पूर्ति के लिए दैनिक श्रमिक और प्रोटेक्शन फोर्स के लोगों से ये काम ले रहा है। जो हमारे फील्ड लेवल स्टाफ है उसमें फॉरेस्ट गार्ड्स में और जो फॉरेस्टर हैं उसमें सैंक्शन पोस्ट जो है उसके अंतर्गत कुछ कमी है। उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ कई डेली वेजर्स और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स एक जिसमें रिटायर्ड जो फौजी हैं उनको भी रखा जाता है, उनके माध्यम से उसको पूरा किया जाता है। परंतु हमें उम्मीद है कि जो हमारे सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स हैं वो कमी जो है वो जल्द से जल्द। फ्रंट लाइन स्टाफ का टोटा झेल रहे कॉर्बेट में बाघों की सुरक्षा राम भरोसे ही चल रही है। ऐसे में बाघों के गढ़ में सरकार द्वारा की जा रही ये अनदेखी कभी भी राष्ट्रीय पशु पर भारी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। यहां पर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम 7:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। पिछले 8 दिन में 8 बार उत्तरकाशी में भूकंप के झटके आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। यहां पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7:31 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले 8 दिनों में 8 बार यहां पर यानी उत्तरकाशी में भूकंप के झटके लोग झेल चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में मुने की रेती में चेकिंग के दौरान शराब तस्करी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से कई शराब की बोतलें बरामद की गई। कोटद्वार में हुए हिट एंड रन मामले का पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। युवती की 16 जनवरी को अज्ञात वाहन की टक्कर में मौत हो गई थी।
अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में एक जनसभा कर नशा नहीं रोजगार 2 की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन की तैयारी है। उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक के स्याबा गांव की सड़क की सालों पुरानी मांग को हरी झंडी मिल चुकी है। रोड को लेकर कई बार ग्रामीण प्रदर्शन कर चुके हैं। चमोली के नंदप्रयाग में 60 साल के व्यक्ति को भालू के हमले में घायल होने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। रामनगर की चैनपुरी में चोरों ने एक बंद घर में चोरी की और लाखों की नकदी और जेवरात चुरा लिए। शिक्षा विभाग राज्य में बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में माघ महीने के दौरान खिचड़ी भंडारे की परंपरा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। गुरुवार को भी मंदिर में खिचड़ी का आयोजन किया गया है। ज्योति वर्मा ने वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ज्योति महिला पुलिस आरक्षी को बागेश्वर पुलिस ने बधाई दी है। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत स्क्वैश खेल प्रतियोगिता की शुरुआत भी आज हो गई है। इसका फाइनल 2 और 3 फरवरी को होगा। नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने गोल्ड मेडल का खाता खोल दिया है। वुशु गेम में उत्तराखंड को आज गोल्ड मेडल मिला है। उत्तराखंड के अचोम तापस को वुशु में गोल्ड मेडल मिला, जबकि कल भी वुशु में ही उत्तराखंड को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब तक उत्तराखंड ने नेशनल गेम्स में 3 मेडल जीते हैं। मेडल टैली की बात करें तो उत्तराखंड इस लिस्ट में 3 मेडल के साथ 13वें स्थान पर है। पहले नंबर पर कर्नाटक है, मणिपुर मेडल टैली में दूसरे नंबर पर, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय खेल के आयोजन के दूसरे दिन गुरुवार को वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 45 और 55 किलोग्राम वर्ग में हुई। महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में केरल ने गोल्ड झटका तो महाराष्ट्र ने सिल्वर और एमपी ने कांस्य पदक जीता। इस तरह 55 किलोग्राम कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड, महाराष्ट्र ने सिल्वर, हरियाणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरुषों की बात करें तो 45 किलोग्राम वर्ग में छत्तीसगढ़ ने सोना जीता, उड़ीसा ने सिल्वर, महाराष्ट्र ने कांस्य पदक। इसी तरह 55 किलो कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से गोल्ड जीता, जबकि रजत और कांस्य दोनों महाराष्ट्र ने जीते। गुरुवार के प्रदर्शन के हीरो रहे छत्तीसगढ़ की विजय माहेश्वरी, जिन्होंने क्लीन एंड जर्क में कुल 143 किलोग्राम का भार उठाकर नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं इस गोल्ड मेडल के लिए बहुत टाइम से तैयारी कर रहा था, बट वो कहीं ना कहीं चुक जा रहा था या फिर कहीं ना कहीं मेहनत में कमी हो जा रही थी। और ऋषिकेश के शिवपुरी में बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच खेले गए। इसमें पुरुष वर्ग में उत्तराखंड और एसएससीबी की टीम फाइनल में पहुंची, जबकि महिला वर्ग में हरियाणा और केरल की टीम फाइनल में पहुंची। अब शुक्रवार को फाइनल मैच खेले जाएंगे। दिनेशन गोविंद। नेशनल गेम्स के लिए पिथौरागढ़ का स्पोर्ट्स कॉलेज पूरी तरीके से तैयार है। शुक्रवार से यहां मुक्केबाजी की प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। प्रतियोगिता में देश भर की कुल 35 टीमें भाग ले रही हैं। राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की मेजबानी पिथौरागढ़ को मिली। बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं 31 जनवरी से 7 फरवरी तक होंगी। इस दौरान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सेदारी के लिए कुल 208 महिला और पुरुष बॉक्सर के साथ ही 68 ऑफिशियल्स भी पहुंचे हैं। इसके अलावा 60 के करीब कोच और मैनेजर भी पहुंचे हैं। मैं 2 बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल ली हूँ और एक बार यूथ एशियन चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है और एक बार अंडर 22 एशियन चैम्पियनशिप खेल ली हूँ मैं। आई एम अ नेशनल प्लेयर फ्रॉम आई हैव रिप्रेजेंटेड वेस्ट बंगाल इन सीनियर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड खेलो इंडिया एंड many other games and I am here to win a medal for West Bengal.
बच्चों का मनों का भावना बॉक्सिंग की तरफ बड़ी समर्पित है और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस में आए हैं। और ये क्वालिफाई करके सब आए हैं, नेशनल से क्वालिफाई करके आए हैं, तो बाउट्स भी बहुत अच्छे होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बाउट्स होगा जरूर। उत्तराखंड में जारी नेशनल गेम्स के बीच उत्तराखंड की कई प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं। एक तरफ दूसरे गेम्स में मेडल लेने के लिए जहां दूसरे राज्यों के खिलाड़ी उत्तराखंड का हिस्सा हैं, वहीं खो खो जैसे खेल में एक ही गांव ने अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड की आधी टीम भर दी है। ऐसे में इस खो खो विलेज की खूब चर्चा है। नेशनल गेम्स के बीच ये है उत्तराखंड की खो खो टीम, जो इन दिनों कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सर्विसेज के साथ मैच में खूब पसीना बहा रही है। खास बात यह है कि खो खो की महिला और पुरुष टीम के आधे आधे खिलाड़ी नैनीताल जिले के छोटे से गांव हल्दू चौड़ के हैं, जो मैदान में अपनी प्रतिभा का खूब लोहा मनवा रहे हैं। हमारे वहाँ हल्दू चौड़ स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे वहाँ से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नैनीताल जिले से, ठीक है। और सारे खेलने वाले हैं, सब अपनी मेहनत से बहुत अच्छी तरह यहाँ पहुँचे हैं। और हमने 3 मैच खेले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह खेला है। हमने कैंप करा था, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा खेला है। को 9 साल हो गए सर खेलते खेलते। पहले दीदी लोग को देखा था स्कूल में खेलते हुए, तब से मतलब थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट करा, फिर 10th के बाद प्रॉपर खो खो पे। दरअसल हल्दू चौड़ में इतने खिलाड़ी निकलने की वजह से यहाँ का स्पोर्ट्स क्लब है, जहाँ से खिलाड़ी की कई प्रतिभाएं निकल कर आ चुकी हैं। दूसरी तरफ दूसरे गांव हल्दू चौड़ से निकली इन खिलाड़ियों के साथ खेलकर साथी खिलाड़ी भी बेहद खुश हैं और मैदान में खूब जोर लगा रही है। ये मतलब 8-9 साल हो गए खेलते खेलते, नेशनल तक खेला है, पर एम है कि इंडिया की टीम से खेलूं। और हमारे 3 मैच हो गए हैं नेशनल गेम्स में, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से, लेकिन दोनों के साथ मतलब हमने अच्छे से खेला। पर जो ये वेस्ट बंगाल के साथ खेला है, इसमें सभी ने बहुत अच्छा खेला और हमारा टक्कर का भी रहा, ये नहीं कि हम एक तरफा हारे, पर हमने बहुत अच्छा खेला। आज वेस्ट बंगाल के साथ था, 2 मैच हमने खेले, तीसरा मैच था महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ खेला। फर्स्ट और सेकंड तो ठीक ही था, ये वाला ज्यादा अच्छा था, इसमें बहुत एफर्ट लगाया हमने।